आदाब, मैं आपको अपने चैनल सागरे अदब में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो सबक सिफारिश के मुतल्लिक है, जो कि अहमद नदीम कासमी का लिखा हुआ एक अफसाना है। याद रहे, ये सबक सरमाया उर्दू बरह 11वीं जमात में शामिल है। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अहमद नदीम कासमी के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन थे। अहमद नदीम कासमी 20 नवंबर 1916 ईस्वी को पैदा हुए पाकिस्तान के एक मारूफ अदीब, शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी, मदीर और कालमी निगार थे। अफसाना और शायरी में शोहरत पाई तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे और इनका शुमार तरक्की पसंद जो तहरीक थी उसके जो नुमाया मुसन्निफ़ीन थे उनमें होता था और इस वजह से जेल भी गए। याद रहे कि तरक्की पसंद तहरीक 1936 ईस्वी में शुरू हुई। इस तहरीक का मकसद ये था कि जो अदब है उसको जो हैं हमारे बड़े लोग अपर क्लास जो है उससे हटाकर जो हमारी लोअर क्लास है उसके साथ जोड़ा जाए और अफसाना में या शायरी में जो कि माशरे की मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं या इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, उनको उजागर किया जाए ताकि सबको समझने का मौका मिले और हमें ये मालूम हो सके कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है। इससे पहले ये होता था कि जो हमारा अदब था वो सिर्फ दरबार के साथ वाबस्ता होकर रह गया था। शायरी में या तो बादशाह की तारीफ़ होती थी या इश्क आशिकी के जो मज़ामीन थे वो बांधे जाते थे। लेकिन जब ये तहरीक शुरू हुई तो इसका मकसद ये था कि जो हमारा अदब है उसको आम लोगों की ज़िंदगी के साथ इस तरह जोड़ दिया जाए कि आम लोगों के जो मसाइल हैं वो अदब के मसाइल करार पाएँ। तो इस वजह से ये भी उसमें शामिल थे और जो हुकूमत थी और लोग थे वो उसको नहीं मानते थे। इस वजह से हुकूमत और इस तहरीक के दरमियान इख्तिलाफ रहता था। तो इस वजह से जो इनके ख़याल होते थे, जो नुमाया मुसन्निफ़ीन होते थे, हुकूमत उनको पकड़कर जेल में बंद कर देती थी ताकि वो उन मसाइल को उजागर न कर सकें जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वजह से इन्हें भी 2 मरतबा जेल हुई। कासमी साहब ने तवील उम्र पाई और लगभग 90 साल की उम्र में उन्होंने 50 से ज़्यादा किताबें लिखी और इनकी जो किताबें हैं उसमें जो अफसानवी मजमूए जो हैं उनकी बात की जाए तो उसमें सैलाब, घर से घर तक, गर्दाब, अंचल, कपास का फूल वगैरह शामिल हैं और इनकी शायरी में भी मुख्तलिफ किताबें छप चुकी हैं जिनमें दस्ते वफ़ा शामिल है और इस तरह की और काफ़ी बुक्स हैं। और इनकी जो मजमूई किताब याद है कि जो मजमूई किताबें हैं या तसानीफ हैं उनकी तादाद 50 के राउंड अबाउट करीब है। अब हम जान लेते हैं मुश्किल अल्फाज के मानी। जब तक हम मुश्किल अल्फाज के मानी जो कि सबक में बयान किए गए हैं उनको अच्छी तरह समझ नहीं सकेंगे, उन अल्फाज के मानी नहीं जान सकेंगे जो कि मुश्किल अल्फाज पहले ही मौजूद हैं सबक में, तो हम इस काबिल नहीं हो सकते कि उस सबक को अच्छी तरह समझ सकें। अच्छी तरीके से समझने के लिए जो अल्फाज दिए गए हैं जो कि हमने पहले नहीं पढ़े हुए या पढ़े भी हैं तो इतना गौर नहीं किया तो उनके मानी जानना ज़रूरी होता है। इस तरह के बयान हुए तांगा जोड़ना, मतलब तांगा कसना, तांगा को तैयार करना, यानी उस पर बैठने के लिए पहले तांगा अलग होता है, घोड़ा अलग होता है, उनको घोड़ा जो है उसको तांगे में लाना और कसना, ठीक है, ये होता है तांगा जोड़ना। कोचवान, तांगा चलाने वाला, जिस तरह ड्राइवर होता है, जो तांगे का ड्राइवर होता है उसे कोचवान कहते हैं। भूलपन, मासूमियत, सलाह मशवरा, और आपने अक्सर देखा होगा जो सलाह मशवरा है ये दोनों लफ्ज़ जो हैं इकट्ठे बोले जाते हैं। हम जब भी बोलते हैं हम बोलते हैं सलाह मशवरा, हम ये नहीं कहते कि सलाह या मशवरा, और ये दोनों मुतरादिफ हैं और ये एक दूसरे के मानी भी हैं। आँख लगना यानी नींद आना, बुढ़ा पुतला, ममनूनियत, आसानमंदी, पोस्ट के डोडे, खशखास का वो फूल जिससे खशखास निकलती है, यानी जब खशखास का फूल पक कर तैयार हो जाता है तो उस तैयार शुदा जो होता है बंद होता है वो उसको डोडा बोलते हैं। तो इस वजह से पोस्ट के डोडे, पोस्ट मतलब खशखास और डोडे मतलब वो पका हुआ फूल जिसमें खशखास मौजूद होती है। यत्न करना, कोशिश करना, पिट्स पड़ना, रोना पीटना, पड़ जाना, तशवीश, फिक्रमंदी, छप्पर, घास फूस का साहिबान, वो लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं जो कि विलेज से बिलोंग करते हैं। विलेज में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और लोग दोपहर के वक्त इस साहिबान के नीचे बैठते हैं, तो ये वही चीज़ होती है। और ये घास फूस का एक
कमरा सा होता है, लेकिन इसकी दीवारें नहीं होती और सिर्फ इसके जो स्तून है वो 4 होते हैं, उसके ऊपर एक छत होती है और उसकी जो छत होती है वो घास फूस से बनी होती है, तो इस वजह से बोलते हैं छप्पर। रमक भर मामूली सी, नदामत शर्मिंदगी, हल्दी होना, रंग जद पड़ना, तेवर बदलना, अंदाज बदलना। ये थे मुश्किल अल्फाज के मानी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस सबक का मरकज़ी ख्याल क्या है, इस सबक में हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। अगर बात करें इस सबक जो कि बेसिकली अफसाना है कि उन्वान की, तो इसका उन्वान है सिफारिश। अगर उन्वान पर बात की जाए तो हमें ये मालूम होता है कि सिफारिश इस मौजूदा माशरे को अगर देखें और सिफारिश के लफ्ज़ को देखें तो हर काम जो जायज़ होता है उसके लिए सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। यानी हमारी सोसाइटी में जायज़ काम भी वैसे नहीं होता, इसके लिए या तो रिश्वत दरकार होती है या सिफारिश। लेकिन इस सबक में हमें सिफारिश जो कि एक अंसर है, मौजूद है सोसाइटी में, उसके मुतल्लिक बताया गया है कि किस तरह जो गरीब आदमी होता है उसके पास सिफारिश नहीं होती और वो इस काबिल नहीं होता कि अपने वालिद का इलाज करवा सके, तो वो जाता है मुसन्निफ़ के पास, जो कि इसमें मैं का लफ्ज़ है, वो बेसिकली वो किरदार है जो कि इस अफसाने में एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से वो जो होता है कोचवान, वो अपने वालिद की आंखों के इलाज के लिए सिफारिश करवाता है उस मुसन्निफ़ से, उस किरदार से, लेकिन वो किरदार भी सिफारिश नहीं करता। और अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें ये भी मालूम होता है कि जो हमारे माशरे की अपर क्लास है वो भी बेहिस है, सारे नहीं लेकिन मेजोरिटी। जब मेजोरिटी की बात आती है तो तब हम लफ्ज़ सब के लिए बोल देते हैं, लेकिन वो मेजोरिटी उससे मुराद होता है। जिस तरह हमारे हुक्मरान इलेक्शन जीतते हैं तो सारे जो आदमी होते हैं वो तो एक पार्टी को वोट नहीं देते, जो भी पार्टी रूल में आती है, जो भी हुकूमत बनाती है, वो वोट ऑफ मेजोरिटी से आती है। तो इस वजह से हम कहते हैं जब भी जो मेजोरिटी हो जिस तरफ हो वो काम हम बोलते हैं या वो लफ्ज़ हम बोलते हैं या उसकी बात मानी जाती है। तो इस तरह इसी में भी वही चीज़ है, जब हम बोलते हैं कि हमारी अपर क्लास बेहिस हो चुकी है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि सारे जो लोग हैं वो बेहिस हो चुके हैं। इसमें से मेजोरिटी जो है वो बेहिस हो चुकी है, मुनाफिक है। वो लोगों को तो बात और बताते हैं, गरीबों के सामने तो और चेहरा पेश करते हैं, लेकिन बाद में कुछ और करते हैं। जब गरीब उनके घर जाते हैं तो वो हमदर्दी के साथ उनकी बात सुनते हैं और कहते हैं कि हाँ काम हो जाएगा आपका, ये कर दूंगा मैं, आप मेरे बहुत अजीज़ हैं, हाँ मैं आपको जानता हूँ, मैं कर दूंगा। लेकिन बाद में क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं, वो काम नहीं करते, उनके अपने काम इम्पोर्टेंट होते हैं। इस तरह जब हमें इस सबक में भी हमें ये चीज़ मिलती है। अगर आप देखिए सबक में जब कोचवान आता है तो वो मुसन्निफ़ जो होते हैं वो जा रहे होते हैं, वो दावत में जाते हैं और वो जब अस्पताल के सामने से गुजरते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं जाकर सिफारिश कर दूँ डॉक्टर अब्दुल जब्बार को, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो लेट हो रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, मैंने पार्टी में पहुँचना है, अगर मैं देर होगा तो पहले देर हो चुका हूँ तो और देर हो गई तो अच्छा नहीं हो। इस वजह से वो सिफारिश करने की बजाय वो चला जाता है पार्टी में, और इसके बाद भी ऐसा ही होता है कि वो सिफारिश नहीं कर पाता। लेकिन जो कोचवान होता है वो इतना सीधा साधा होता है और गरीब भी होता है, इस वजह से ज़्यादा सीधा साधा होता है। और जब उसकी बाप की आँख का ऑपरेशन हो जाता है, उसका बाप ठीक हो जाता है, तो वो आता है और खुशी से कहता है किरदार को कि आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन असल बात क्या होती है जो हमें आखिर में नज़र आती है, जब वो अंदर होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जाकर फीके को बता दूंगा कि मैं तुम्हारे बाप के लिए कुछ ना कर सका। लेकिन वो क्या कहते हैं आके कोचवान कि आपने मेरी ज़िंदगी खरीद ली, मैं आपका गुलाम हूँ हमेशा के लिए। ये बात बताइए कि वो कुछ रहा होता है, गरीब कुछ महसूस कर रहे होते हैं। ये सब है इसका मरकज़ी ख्याल, और इसी के गिर्द कहानी घूमती है। यानी 2 पॉइंट्स हैं, अपर क्लास की बेहिसी और सिफारिश। ये थी आज की वीडियो, लाइक करें, शुक्रिया।